नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ रहे हैं। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने भारत का भौतिक विभाजन अब तक पढ़ लिया है। भौतिक विभाजन में आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो इसका आंसर है तिब्बत से। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और कहाँ है यह है राजस्थान में। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है म्यांमार में। कहाँ है? म्यांमार में। अगला है क्वेश्चन कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? इसका आंसर है धौलाधर तथा पीर पंजाल। धौलाधर तथा पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन है पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? आंसर होगा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के बीच है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच। अगला क्वेश्चन नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। इसे भी याद रखेंगे। उत्तराखंड में कोड़धारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है लीपू लेख माना एवं नीति दारा किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन रोहतांग दारा किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? इसका आंसर होगा सियाचिन, जो स्थित है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो स्थित है ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर दिशा में। और किस राज्य में है? उत्तराखंड। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो यह भाग है प्रायद्वीपीय भारत का। आगे देखेंगे क्वेश्चन भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं? इसका आंसर होगा पैलेओजोइक महाकल्प। पैलेओजोइक ईरा में ये निर्मित हुए थे। अगला क्वेश्चन है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? इसका आंसर होगा मालवा का पठार। आगे क्वेश्चन है दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? इसका आंसर होगा चेन्नई से। कहाँ से मापा जाता है? चेन्नई से। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर होगा कुल लंबाई लगभग है 7517 किलोमीटर। समुद्र तट
रेखा की कुल लंबाई है 7517 किलोमीटर। भारत के तटीय राज्यों में से किसकी सीमा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है? तो इसका आंसर होगा 9। भारत के 9 राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है। भारत के तटीय राज्य वो कौन कौन से हैं? 9 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गोवा। आगे क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? रत्नाकर नाम जो है इसका आंसर होगा हिंद महासागर का सूचक था। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर जो है हिंद महासागर का सूचक था। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? इसका आंसर होगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। आगे क्वेश्चन, कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी को और नाम किस नाम से जाना जाता है? केप कोमोरिन। क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? इसका आंसर होगा सैंडल पीक। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है, तो स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। आगे क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? द्वीपों की संख्या है 572। आगे क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को पृथक करती है? 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीप को अलग करती है? तो इसका आंसर है अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करती है 10 डिग्री चैनल। आगे क्वेश्चन, बैरन द्वीप बैरन आइलैंड अवस्थित है? तो आंसर होगा इसका बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा पुलिकट झील के समीप। और श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर है? ये किस राज्य में? तो ये है आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा में ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, याद रखेंगे इसको। राम सेतु एडम ब्रिज, जिसे राम सेतु को एडम ब्रिज बोला जाता है श्रीलंका में, कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये प्रारंभ होती है धनुष कोटी से। धनुष कोटी से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो स्थित है ये अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह परवाल निर्मित है? तो इसका आंसर है लक्षद्वीप। इसको याद रखने वाला चीज है ये, मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका के बीच पंबन द्वीप स्थित है, जो रामेश्वरम के पास है। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मुंबई। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। मुंबई को 7 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कोरी क्रीक जो है कच्छ के रण में स्थित है। सर क्रीक विवाद
किन दो देश के मध्य है? सर क्रिक विवाद जो है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य है। आगे देखेंगे, बुर्जिला और बनिहाल दरे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? यह स्थित है पीर पंजाल श्रेणी में। इसको याद रखेंगे, हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर कौन कौन से हैं, किस देश में स्थित है और ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट, सबसे पहले जो है माउंट एवरेस्ट वो कहाँ स्थित है? नेपाल में। और ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की? तो इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। दूसरा है हिमालय का शिखर जो है काराकोरम, K2 या गॉडविन आइस्टीन इसका नाम है, और यह कहाँ है? यह है भारत में। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा ये जो है भारत में है, इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। मकालू यह नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई है 8,481 मीटर। धौलागिरी यह भी नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई है 8,172 मीटर। नंगा पर्वत यह भारत में है, इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। अन्नपूर्णा की पहाड़ी, अन्नपूर्णा जो है पर्वत शिखर कहाँ है? ये है आपका भारत में, इसका ऊंचाई जो है 8,078 मीटर है। नंदा देवी यह भी भारत में है, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। कामेत यह भी भारत में है, जिसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। नामचा बरवा की श्रेणी जो है पर्वत शिखर ये है जो भारत में है, जिसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। गुरुला मंधाता यह जो है पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? यह है तिब्बत में, जिसकी ऊंचाई है 7,728 मीटर। इसको भी याद रखना है। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भागों को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। एक बार और देखेंगे, सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। आगे जो है अब हम लोग भारत की जलवायु देखेंगे। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक जो है अक्षांशीय अवस्थिति। अक्षांशीय स्थिति ही किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द जो है, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द जो है लैंडफॉर्म प्रयोग किया जाता है, जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। एल से होता है लैटिट्यूड, इसका हिंदी होता है अक्षांश। ए से अल्टीट्यूड, जिसका हिंदी ऊंचाई होता है। एन से होता है नियरनेस फ्रॉम सी, समुद्र से निकटता। डी से होता है डायरेक्शन ऑफ विंड, पवन की दिशा। एफ से होता है फॉरेस्ट वन। ओ से होता है ओशियन करेंट्स, इसका हिंदी होता है समुद्री जलधाराएं। आर से होता है रेनफॉल्स, इसका हिंदी होता है वर्षा। एम से होता है माउंटेन्स, जिसका हिंदी होता है पहाड़ या पर्वत। एस फॉर सॉइल, सॉइल मतलब होता है मिट्टी। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो इसका आंसर है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन है, भारत के
उत्तरी पश्चिम मैदान में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? इसका आंसर है पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से। अगला क्वेश्चन, भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? इसका आंसर है पंजाब और तमिलनाडु। आगे क्वेश्चन देखेंगे, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? इसका आंसर है लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? इसका आंसर है पश्चिमी घाट, हिमालय तथा मेघालय में। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। इसका आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून। इसे भी याद रखेंगे। व्यापारिक पौने ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पौने 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पौने हैं। ये पौने उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधों 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से विषुवतीय निम्न वायु दाब कटिबंधों 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पौने तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पौने कहा जाता है। आइए इसको याद रख लीजिए। इसको याद रखिएगा। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क और पीड़ादायक पौने हैं। क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इसका आंसर है काल बैसाखी तथा चाय वर्षा। अगले क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है या स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है लेह। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। पूरे भारतवर्ष में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। आगे क्वेश्चन है, कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया है? इसका आंसर है 5। इसको देखेंगे, जलवायु निर्धारण के आधार कौन कौन से हैं? पहला तो है वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान। अगला है वार्षिक एवं मासिक वर्षा। अगला है वनस्पति। जलवायु निर्धारित करने के 3 आधार हैं। आगे देखेंगे, कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, पहला है लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु। इसके संकेत है AMW। यह क्षेत्र जो है, जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं, गोवा के दक्षिणी क्षेत्र, भारत का पश्चिमी तट। शुष्क ग्रीष्म ऋतु, इसके संकेत है AS और क्षेत्र है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। अगला है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। इसके संकेत है AW। इसका क्षेत्र है कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग। अगला है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। इसके संकेत हैं BSHW और किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और
पंजाब के कुछ भाग। अगला जलवायु का प्रकार है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। इसका संकेत है BWHW। यह जो है राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग में पाया जाता है। शुष्क शीत ऋतु, इसका जो है संकेत CWG है तथा यह गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश में पाया जाता है। शुष्क शीत ऋतु। अगला है लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु, जिसका संकेत होता है DFC और यह पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम में। अगला जो है जलवायु का प्रकार है ध्रुवीय तुल्य जलवायु। इसका संकेत है E और यह पाया जाता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अगला है टुंड्रा तुल्य जलवायु। इसका संकेत है ET और यह उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ। ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो कि पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान स्विंगिंग पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पौने मिलती हैं। दोनों पौनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पौनों की उत्पत्ति होती है। आगे देखेंगे कॉफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है। तो इसका संबंध है ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही पूर्व मानसून की बौछार से, और यह कहाँ पर होता है? ये कर्नाटक में। आगे क्वेश्चन आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है केरल एवं तटीय कर्नाटक से। आगे क्वेश्चन है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो इसका आंसर है जून से सितंबर तक। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर है केरल में। सबसे पहले केरल में मानसून आता है। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तो इसका आंसर है छोटा नागपुर पठार। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो तमिलनाडु में मानसून जो है नवंबर और दिसंबर में सामान्यतः होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तो आंसर होगा तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एलनीनो एवं लानीना आदि। क्वेश्चन है उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन भारत के किस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण है। इसका आंसर है उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण। आगे क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? इसका आंसर है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। आगे क्वेश्चन है कि भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? इसका आंसर है पूर्वी जेट प्रवाह को। आगे देखेंगे भारत वर्षा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। भारत में औसत
वार्षिक वर्षा लगभग 111 सेंटीमीटर होती है, किंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है जो कि निम्नवत हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो वह है पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियाँ पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में, ये खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मेघालय में है। 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अगला है कि मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ये जो है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र थे। बिहार भी जो है मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र में आता है। बिहार, झारखंड जो है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। न्यून वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा ढक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अल्प वर्षा वाले क्षेत्र मतलब जो सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेश व लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा भारत में कहाँ पर होती है? तो होती है लद्दाख में, याद रहेगा। और सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान भी आता है और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्र आते हैं जो सबसे कम वर्षा वाले हैं। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। तो याद रहेगा जेट स्ट्रीम क्या है? ये जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मृदा स्वैल। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, रंग के आधार पर, संयोजक तथा अवस्थिति के आधार पर किया गया है। तो ये कौन कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा, वन मृदा। ये मृदा है जो भारत में पाई जाती है। अब जो है मृदा शब्द की उत्पत्ति है जो लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। मृदा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है फर्श होता है। फर्श मतलब फ्लोर। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसका आंसर है जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा भी उसको बोलते हैं। रेगूर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रेगूर जो है काली मृदा का ही नाम है। रेगूर किसको बोलते हैं? काली मृदा को ही बोलते हैं। रेगूर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र में। रेगूर मृदा महाराष्ट्र में अधिक पाया जाता है। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो काली मृदा की अधिकता है। मालवा पठार में काली मृदा की अधिकता है। इसको जान लीजिए, काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है।
जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसको भी जानना है। पीले रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होती है, जबकि लाल रंग जो है लोहे की ऑक्साइड के कारण होती है। आप देखे होइएगा कहीं कहीं की मिट्टी जो है पीली होती है और कहीं कहीं की मिट्टी जो है लाल रंग की होती है। तो पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो लेटेराइट मृदा केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में पाई जाती है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर होती जा रही है, मतलब उसमें उर्वरा खत्म होती जा रही है? तो इसका आंसर है लेटेराइट मृदा। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखना है, मृदा की क्षारीयता कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। लेटेराइट मृदा भारत के मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? प्रमुख क्षेत्र है मालाबार तटीय प्रदेश। लेटेराइट मृदा का प्रमुख क्षेत्र भारत में कौन सा है? मालाबार तटीय प्रदेश। सबसे कम जल धारण क्षमता किस मृदा में, किस प्रकार की मृदा में होती है? तो बलुई या दोमट मृदा। सबसे कम जो होता है जल धारण की क्षमता बलुई या दोमट मृदा। पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है चिकनी मृदा। चिकनी मृदा। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? इसका आंसर है दलहनी पौधे। दलहनी पौधे जो है उनको नाइट्रोजनी पौधे भी कहते हैं। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? अवनालिका अपरदन से। आगे क्वेश्चन है, चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए लेटेराइट मृदा उपयुक्त है। दोमट मृदा में कौन से कण पाए जाते हैं? तो दोमट मृदा में गाद, मृत्तिका व रेत पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की कमी है? तो इसका आंसर है जस्ता। भारत की मृदाओं में जस्ता की कमी है। आगे क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है, क्या कहलाती है? तो बांगर। पुरानी जलोढ़ को हम लोग बांगर बोलते हैं और नई जलोढ़ को हम लोग खादर बोलते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है लाइम या चूना। मृदा से अम्लीयता को कम करने के लिए लाइम या चूना का प्रयोग किया जाता है। आप देखे होइएगा तालाब में भी जब पानी या जो है तालाब की मिट्टी जो है अम्लीय हो जाती है, मछलियां मरने लगती हैं, तो उसमें चूना का प्रयोग किया जाता है तालाब की एसिडिटी को, अम्लीयता को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसको याद रखिए, लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और चूने के अल्पता पाई जाती है, मतलब कमी पाई जाती है लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और चूने की। आगे क्वेश्चन, जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो जैव मृदा का रंग अम्लीय व फेरस आयरन के कारण नीला होता है। क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? इसका आंसर है कैल्शियम की। आगे क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा
डिजर्ट सॉइल में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन का। आगे क्वेश्चन है मृदा अपरदन सॉइल इरोजन को किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो इसका आंसर है वनारोपण से, वृक्ष लगा करके, वन लगा करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आगे देखेंगे हम लोग पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति। तो 1 से 6 अगर पीएच है मिट्टी की तो उस मिट्टी की प्रकृति होगी अम्लीय, अम्लीय यानी कि एसिडिक सोयल बोलेंगे उसको, अम्लीय मिट्टी। 1 से 6 अगर पीएच है तो अम्लीय मिट्टी बोलेंगे। पीएच 7 के बराबर है अगर मिट्टी की तो उदासीन मिट्टी बोलेंगे, न्यूट्रल सॉइल। यदि पीएच 8 से 14 है मिट्टी की तो क्षारीय मिट्टी बोलेंगे, अल्कलाइन सॉइल बोलेंगे। आगे क्वेश्चन है भारत के सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मतलब सबसे अधिक जो है किस क्षेत्र के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णवाती वन। आगे क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है? तो इसका आंसर है 200 सेंटीमीटर से अधिक। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। भारत में सिनोकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है दार्जिलिंग। आगे क्वेश्चन है कथा बनाने हेतु वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है। कौन से वृक्ष का लकड़ी जो है काथा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि आपका पान के में मिला करके खाया जाता है कथा? तो ये जो है खैरा, कौन सी लकड़ी है? खैरा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है। तो इसका आंसर है खेजड़ी। खेजड़ी जो है वृक्ष है सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर है वर्ष 1980 में, वर्ष 1980। क्वेश्चन है आगे सागौन यानी टीक का तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? सागौन और साल किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णवाती वन में। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों की बहुलता है। आगे क्वेश्चन है बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका आंसर है लाठी बांस। आगे क्वेश्चन है लंबी जड़ों और नुकीली कांटे अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन सामान्यतः पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है 8वां। अगला क्वेश्चन है भोजपत्र भुर्ज वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है हिमालय में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फलास के वृक्ष को जंगल की आग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। आगे क्वेश्चन है समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो इसका आंसर है देवदार। है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ही चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1 जून 1981।
क्वेश्चन है भारत में मैंग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? इसका आंसर है 4,975 वर्ग किलोमीटर। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है, हर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है और उनकी स्थापना कब हुई थी? देखेंगे, पहला जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना हुई थी 1906 में और ये कहाँ है? देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, राज्य है उत्तराखंड। अगला जो है शोध संस्थान कौन सा है? ये है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और जोधपुर में ये मौजूद है। जोधपुर जो है राजस्थान में आता है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एवं टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना 1938 में हुई थी और यह बेंगलुरु में है, कर्नाटका राज्य है। अगला है रेन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, जोरहाट जो कि आसाम में है, जोरहाट में यह है रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग की स्थापना जो हुई थी 1988 में और यह मौजूद है कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु में आता है। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1992 में और यह प्रयागराज में मौजूद है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। अगला क्वेश्चन है हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना हुई थी 1977 में और यह शिमला में मौजूद है और ये जो है आपका शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसकी स्थापना हुई थी 1997 में और यह हैदराबाद में है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना भी 1988 में हुई थी, यह जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। यह जो है छिंदवाड़ा में मौजूद है और छिंदवाड़ा जो है मध्य प्रदेश में आता है। अगला इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, जो है ये जो है रांची में है, रांची झारखंड की राजधानी है। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, ये जो है बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसकी स्थापना जो हुई थी 1982 में और यह भोपाल में है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगला है जो जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान, इसकी स्थापना जो हुई थी 1988, यह अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। अगला इंस्टीट्यूट है उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में हुई थी, यह है तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। इसको याद रखेंगे। वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से की गई थी। यह पूछा जाता है कई बार, कहाँ से शुरुआत हुई थी? टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है।